फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हाट इज इनहेरिटेंस? ठीक है, व्हाट इज इनहेरिटेंस? सो दिस डेफिनेशन यू हैव ऑलरेडी नो व्हाट इज इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस इज अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एन एग्जिस्टिंग क्लास. ठीक है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ acquiring properties of an existing class. Right. Here you can see the concept. Inheritance is based on the idea of reusability. This means that the feature of an existing class are reused and the new features are added. इसका concept क्या है? Reusability है, यानी कि something is already there which can be used again and again. That is a reusability. This feature, what this feature means, existing class are reused. ये suppose this is an existing class. ठीक, ये एग्जिस्टिंग क्लास है, इसमें कुछ फीचर ऐड करने हैं, तो इस क्लास को हम रीयूज कर सकते हैं बाय एडिंग सम न्यू फीचर्स इन अ न्यू क्लास एंड द एग्जिस्टिंग क्लास अंडरगोज नो मॉडिफिकेशन. हमें नया चीज ऐड करना है, समथिंग न्यू इज टू बी एडेड, बट व्हाट वी आर डूइंग कि जो एग्जिस्टिंग क्लास है दैट रिमेन्स अनचेंज्ड, यानी इस क्लास में कोई चेंज नहीं करना है. तो इसकी हमें जरूरत कब पड़ रही है? ठीक है, ये आइडिया कि हमें कोई भी चेंज ना करना पड़े, एक नया क्लास भी बन जाए, तो इसकी हमें जरूरत कैसे पड़ने वाली, हम पहले उसकी बात कर लेते हैं. देखिए, सपोज यू हैव मेड अ सॉफ्टवेयर फॉर समवन. तो आपने एक कोड लिखा, सोर्स कोड है, और ये कोई प्रोग्राम आपने बना के किसी को सेल किया. अब आप सेल करेंगे तो आप क्या सेल करेंगे? ऑब्जेक्ट कोड सेल करेंगे, अपना प्रोग्राम थोड़ी सेल कर देंगे. ठीक, अब ये प्रोग्राम आपने क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के कंसेप्ट को यूज करके बनाया है, कोई स्ट्रिंग का सिंपल सा प्रोग्राम नहीं, पूरा क्लासेस ऑब्जेक्ट को यूज किया हुआ है जो एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करता है. अब कुछ दिन बाद ये जो जिसको भी आपने सेल किया था, आपका कस्टमर क्लाइंट, ये आपके पास कुछ साल बाद वापस आता है. कुछ साल बाद कहता है कि साहब आपके जो सोर्स कोड में जो भी चीजें हो रही थी बहुत अच्छी हैं, वो तो हमें चाहिए, बट नाउ द सिनेरियो इज चेंज्ड. हमें कुछ एड ऑन चाहिए, इसमें हमें कुछ ऐड करना है. अब वो आपके पास क्यों आया? क्योंकि आपके पास सोर्स कोड है. ये तो फ्रेश बनवाता, तो जो एग्जिस्टिंग है उसके लिए पेमेंट दोबारा से कर रहा होता, तो उसने फ्रेश नहीं बनवाया, उसने कहा कि भाई हमें इसमें नई चीजें ऐड करनी. तो आपने भी सोचा ठीक है हम कर देंगे ऐड, पर ये जो परफेक्टली ऑलराइट चल रहा है, लेट इट बी लाइक दिस ओनली, व्हाई टू डिस्टर्ब. तो आपने उसको वैसे का वैसे ही रहने दिया. आपने एक नया प्रोग्राम बनाया, और नया प्रोग्राम क्लासेस ऑब्जेक्ट से बनाया, ठीक है, और आपने इसको उसमें ऐड कर दिया जिसमें वो सारे फीचर थे जो उसको एड ऑन में चाहिए. और आपने ये पूरा एक कोड बना लिया जो कि पुराने वाले सोर्स कोड को यूज कर रहा है विदाउट डूइंग एनी चेंजेस, और आपने वापस इसका ऑब्जेक्ट कोड दे दिया. तो आपकी भी एफर्ट कम हो गया, आपकी मेहनत कम हो गई, सेलर का भी फायदा, आपका भी फायदा, सबका फायदा. ठीक है, और सिंपल सी बात है, जब कोई चीज ऑलरेडी है, एग्जिस्ट कर रही है, तो उसको बार बार बनाने से, बार बार कुछ करने से कोई कुछ चीज स्पेशल तो हो नहीं जाएगा. और जिस चीज से सेटिस्फाइड है, अब यहाँ पे जो हमने कहा सेल कर दे, कोई छोटे मोटे प्रोग्राम तो होंगे नहीं जिसको सेल परचेज किया जाए. छोटे मोटे प्रोग्राम होते तो उनके घर के बच्चे ही बना लेते. प्रोफेशनल स्टेटस की कोई चीज है जिसको बनाने बहुत सारा एफर्ट लगता है, वो सारा एफर्ट बच गया बाय मेकिंग यूज ऑफ दिस इनहेरिटेंस. नाउ तो हमें नए क्लास में, पुराने एग्जिस्टिंग क्लास में कोई भी चेंज नहीं करना पड़ा, और हमें एक नया क्लास उसमें एक्सटेंडेड फॉर्म में ऐड हो गया. ठीक है, व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ दिस? ये नोट्स मैंने क्लास ग्रुप में शेयर कर लिए हैं. Inheritance is a technique of creating a new class by building upon an existing class definition. एक existing class की definition से हम एक नई क्लास को बना सकते हैं inheritance की यूज से. अब देखिए,
द एग्जिस्टिंग क्लास इज रिफर्ड एज पेरेंट्स और सुपर और बेस क्लास। जो क्लास पहले से एग्जिस्ट कर रही है दैट क्लास इज नोन एज पेरेंट, सुपर और बेस क्लास। और जो हमने बाद में नई क्लास जोड़ दी उसमें उसे कहते हैं चाइल्ड क्लास, सब क्लास और डिराइव्ड क्लास। ठीक है, तो अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग टर्म्स पॉपुलर होते हैं। जावा में नॉर्मली इट इज नोन एज सुपर एंड सब। ठीक, किसी लैंग्वेज में कुछ कहते हैं। बहुत तरह के इनहेरिटेंस हैं। आपके सिलेबस में क्या है? सिंपल इनहेरिटेंस। सिंपल इनहेरिटेंस में क्या है कि एक बेस क्लास है, उसकी एक डिराइव्ड क्लास है। तो ये आपकी ए इज द बेस क्लास, बी इज द डिराइव्ड क्लास, तो आपका ये सिंपल इनहेरिटेंस हो गया। हायरार्किकल इनहेरिटेंस में क्या होता है? ये एक बेस क्लास है, उसकी एक से ज्यादा डिराइव्ड क्लासेस हो सकते हैं। ठीक, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या है? एक ए है बेस क्लास, उसकी बी एक डिराइव्ड क्लास है, उसकी सी एक डिराइव्ड क्लास है, तो ये आपका हो गया मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। जब मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की बात हो रही तो यहां पे एक चीज और है। यू मे बी आस्क्ड दिस क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द ट्रांजेक्टिव नेचर ऑफ इनहेरिटेंस? ठीक है, तो यहां हम क्या देख सकते हैं? एबीसी वाले एग्जांपल में बी कैन एक्वायर द प्रॉपर्टीज ऑफ ए, सी कैन एक्वायर द प्रॉपर्टीज ऑफ बी। तो every class is acquiring the properties of its parents class. Fine. But here C is also acquiring the properties of class A. तो बेस और उसकी भी जो बेस है, सुपर बेस कहते हैं अगर, तो हम कह सकते हैं कि ये सुपर बेस की भी प्रॉपर्टीज को एक्वायर कर रहा है। दिस इज नोन एज ट्रांजेक्टिव नेचर ऑफ इनहेरिटेंस। सो व्हेनेवर इट इज आस्क्ड यू कैन टेक एन एग्जांपल कि देयर इज अ क्लास A, from the class A of class B is derived, from the class B class C is derived, और class C A की प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकती है। दिस इज नोन एज ट्रांजेक्टिव नेचर ऑफ इनहेरिटेंस। एक, दो, तीन तरह का हमने बताया। इसके सिवा दो तरीके के और होते हैं जो यहां पे मेंशन नहीं है। वो है, तो मेंशन क्यों नहीं है? क्योंकि सीधे तरीके से जावा में वो होता नहीं है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में अलाउड नहीं है। उसके लिए कुछ और तरह चीजें होती है। यहां पे होता है उसके लिए इंटरफेस, यानी कि किसी भी क्लास के दो बेस क्लास हो उसे हम बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस, और किसी एक क्लास के दो डिराइव्ड हो और उन दोनों का फिर एक और कॉमन डिराइव्ड हो, तो इसे बोलते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ये मल्टीपल और ये हाइब्रिड। ठीक, तो इतने तरह के इनहेरिटेंस हैं, हमें करना है सिंपल। ठीक, दैट्स इट। द ऑब्जेक्ट क्लास डिफाइंड इन द java.lang पैकेज स्पेसिफाइज द टॉप मोस्ट क्लास ऑफ द जावा। एग्जिस्टिंग java.lang में एक क्लास है, उसे ऑब्जेक्ट क्लास कहते हैं। बाकी इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर एक्सप्लिसिट सुपर क्लास, एवरी क्लास इज इम्प्लिसिटली सब क्लास ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लास। जो भी हम क्लासेस बनाते हैं अपने नॉर्मल प्रोग्राम में, तो वो सारी क्लास क्या है? सब क्लास हैं। किसकी? ऑब्जेक्ट क्लास की। अब हम अपने ही प्रोग्राम में एक क्लास को सुपर क्लास, एक क्लास को सब क्लास कैसे बनाएं, इसके लिए यहां पे एक सिंटेक्स दिया हुआ है। हम कैसे किसी क्लास को सब क्लास बना सकते हैं? सिंटेक्स है क्लास सब क्लास नेम एक्सटेंड्स बेस क्लास नेम। यानी कि हम ये कहें कि सपोज देयर इज अ क्लास डिराइव्ड, क्लास डिराइव्ड के अंदर कुछ मेंबर डेटा है, ठीक है, अब कुछ मेंबर फंक्शन है।
ठीक, डेटा है और फंक्शन है। दैट्स इज, सॉरी दिस क्लास नेम इज, लेट मी टेक इट बेस, इसका नाम ही ड्राइव ले लिया, ये एक बेस क्लास है। ठीक, अब मुझे इससे एक नया क्लास डिराइव करना है, तो व्हाट शुड आई राइट? क्लास डिराइव्ड एक्सटेंड्स बेस। उसका नाम जैसा भी स्मॉल और लेटर हो, कैपिटल लेटर, जो उसका ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से एक जो नया क्लास बना, उसका नाम क्या है? डिराइव्ड। वो डिराइव्ड क्लास है किस क्लास की? इसकी। तो ये आपका हो गया सुपर क्लास, और ये आपकी हो गई सब क्लास। इसमें एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो गया। इस रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि अब ये जो क्लास डिराइव्ड है, इस बेस क्लास के नॉन प्राइवेट मेंबर डेटा को, डेटा हो या फंक्शन हो, उसको यूज कर सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या? नॉन प्राइवेट, नहीं पब्लिक को यूज कर सकता है, प्रोटेक्टेड को यूज कर सकता है, एज प्राइवेट को यूज नहीं कर सकता। फिलहाल हम जावा की प्रोग्रामिंग इज लूज कपल्ड, उसमें क्या है, कहीं भी बहुत स्ट्रिक्टली हम ये फॉलो नहीं करते कि यहां पे प्राइवेट ही बनाओ। कि देखिए, अब हम लोग नॉर्मली बाय डिफॉल्ट एक्सेस को ही यूज कर रहे हैं, कहीं प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड ज्यादा यूज नहीं करा जाता है। ठीक है, तो इस चीज में बहुत ज्यादा जाना नहीं है, सिंपल सी ये बात समझने की नॉन प्राइवेट डेटा को हम यूज कर सकते हैं। सो लेट मी टेक एन स्मॉल एग्जांपल कि कैसे काम हो रहा है। एक छोटा सा प्रोग्राम लिखेंगे, सैंपल प्रोग्राम, जिससे समझ पाए कि यहां के प्रोग्राम कैसे होने वाले हैं। फॉर डेमोस्ट्रेशन, देयर इज अ क्लास बेस, जिसके अंदर मेंबर डेटा है x। इसमें एक फंक्शन है init, void टाइप है, और ये x की वैल्यू को कुछ भी इनिशियलाइज कर रहा है। इसके अंदर एक फंक्शन है show, जो x की वैल्यू को डिस्प्ले कर रहा है। Here it ends। इससे एक नया क्लास हमने बनाया जिसका नाम है क्लास डिराइव्ड एक्सटेंड्स बेस। ठीक, इस क्लास के अंदर कर्ली ब्रैकेट में लगा चुका हूं। इस क्लास के अंदर मैंने बोला एक वेरिएबल y है, यहां पे एक फंक्शन मैंने बनाया void get। गेट मतलब एक फंक्शन जो कुछ वैल्यू उसमें स्टोर कर रहा है। यहां पे मैंने लिख दिया init फंक्शन y इक्वल टू 20। एक फंक्शन बना दिया पुट, जहां से मैंने कॉल कर लिया शो फंक्शन। यहां पे मैंने क्या किया, y की वैल्यू को डिस्प्ले करा और सम भी निकाल लिया। दो नंबर डिस्प्ले करें, सम इक्वल टू ब्रैकेट में x प्लस वाई। x प्लस वाई। ठीक, इतना करने के बाद यहां मुझे कुछ कमेंट देने हैं। इसका ऑब्जेक्टिव है स्टोर करना, इसका ऑब्जेक्टिव है डिस्प्ले करना, यहां इसका ऑब्जेक्टिव है स्टोर करना, इसका ऑब्जेक्टिव है डिस्प्ले करना। ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होना चाहिए, कौन सा फंक्शन किस लिए यूज हो रहा है। अब छोटी सी चीज, लेट मी ट्राई
इसको जूम इन कैसे करेंगे? थोड़ा सा यहां पे प्रॉब्लम है ये, ठीक है, थोड़ा सा छोटा करना पड़ा। देखिए यहां पे हम ऑब्जेक्ट किस क्लास का बना रहे हैं? ड्राइव्ड क्लास का। मेन के अंदर बड़े लंबे लंबे प्रोग्राम होते हैं, साइज ज्यादा बड़ा हुआ है, बाकी इसमें कुछ नहीं है, लॉजिक कुछ नहीं है। डिराइव्ड ओबी इक्वल टू न्यू डिराइव्ड ऑब्जेक्ट बनाया, दो पार्ट में ये है। इसमें से हमने कॉल किया फंक्शन क्या? गेट और शो। दिस इज द कोड, प्लीज गो थ्रू वंस। मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूं। तो प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड के बारे में यहां पे आप कहीं भी यूज नहीं करने वाले हैं। यहां पे जो भी डेटा दिया हुआ है वो आपका डिफॉल्ट है। तो क्या होगा कि ये फंक्शन जो है डिराइव क्लास इसको यूज कर सकती है। देखिए जैसे ही हम अगर यहां पे बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए, बेस क्लास का अगर ऑब्जेक्ट बनाते तो क्या होगा? ओनली एक्स इन इट एंड शो फंक्शन विल कम इनटू मेमोरी। ठीक, दिस डिराइव क्लास और उसके जो भी डेटा वगैरह वो कुछ भी इससे कोई लेना देना नहीं रहेगा, ये कुछ भी मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करने वाले हैं। ठीक, पर जब हम ड्राइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जैसे हम ड्राइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो यहां बिकॉज ऑफ दिस एक्सटेंड कीवर्ड, एक्सटेंड्स डीएस इज देयर, बिकॉज ऑफ दिस एक्सटेंड्स कीवर्ड क्या होगा? ये जो डिराइव्ड क्लास से पहले ही, पहले तो भाई पिताजी आएंगे ना, तो डिराइव्ड क्लास से पहले ही बेस क्लास मेमोरी में आएगा, यानी कि बेस क्लास के एक्स इनिट शो मेमोरी में आएंगे। उसके बाद डिराइव्ड क्लास का वाई, डिराइव्ड क्लास का गेट और डिराइव्ड क्लास का पुट फंक्शन मेमोरी में आएगा। ठीक, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। डिराइव क्लास बनाते ही बेस क्लास पहले और साथ में डिराइव, दोनों ही चीजें एक साथ मेमोरी में आ जाएंगी। पहले क्या आएगा? तो बट ऑब्वियस, पहले दिस थिंग बेस क्लास विल ऑक्यूपाई द मेमोरी। इसके अंदर डेटा एक्स है, स्टोर करने का फंक्शन, डिस्प्ले करने का फंक्शन, दैट इज वेरी सिंपल। पर यहां जब हम डिराइव क्लास बनाते इसके फंक्शन में ध्यान रखना है कि हम यहां से जब भी इनपुट डिस्प्ले के फंक्शन होते हैं, नॉर्मली हमें तीन काम करने होते हैं, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट के समय क्या ध्यान रखना है? जब इनपुट का फंक्शन डिराइव्ड क्लास का कॉल हो रहा है तो वो बेस क्लास के इनपुट को भी उस समय सोचिए माइंड में कि भाई अगर यहां पे अभी हम इनपुट कराना चाह रहे हैं ये वैल्यू फॉर द डिराइव क्लास, तो क्या बेस क्लास की वैल्यू इनपुट हो गई है? और इनपुट नहीं हुई है तो क्या होना चाहिए? पहले बेस क्लास की इनपुट होने चाहिए कि पहले ड्राइव्ड क्लास की इनपुट होने चाहिए? तो नेचुरली आपको फील होगा कि हाँ पहले तो बेस क्लास की इनपुट होनी चाहिए। हो सकता है कोई बहुत रेयर केस हो जहां पे ड्राइव्ड क्लास की इनपुट होना ज्यादा जरूरी लग रहा हो कि पहले ये हो जाए तो अच्छा है, तो आप पहले बेस क्लास की इनपुट कराने के लिए यहीं पे श्योर कर लें कि आप फंक्शन को कॉल कर लें। ठीक है, यहां अगर आपने फंक्शन को कॉल कर लिया है इनिट को, तो ये क्या करेगा? बेस क्लास के इनपुट फंक्शन को कॉल करके वैल्यू स्टोर कर देगा। फिर यहां तो हमने देखा हम यहां पे बेस क्लास के फंक्शन को यूज कर रहे हैं और बिल्कुल यूज करने के लिए कोई भी स्पेशल कीवर्ड लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल वैसा ही यूज कर रहे हैं जैसे उसका खुद का फंक्शन हो। देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। फिर आप डिस्प्ले करते समय भी देखिए शो फंक्शन कॉल किया गया है। जब हम वाई को डिस्प्ले करना जा रहे हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि भाई हो सकता है कि यहां भी बेस क्लास की वैल्यू को भी डिस्प्ले करने की जरूरत हो, तो हमने वहां के डिस्प्ले फंक्शन को भी कॉल कर लिया। और यहां पे देखिए एक्स प्लस वाई लिखा है, हमें जरूरत पड़ी है तो हमने बेस क्लास के मेंबर डेटा को भी यूज किया है। ठीक है, आराम से, उसके लिए भी कोई हमें स्पेसिफिक कीवर्ड वगैरह लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। नॉर्मल केस ऐसा ही होता है, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। और अब बात करते हैं बेटा कंस्ट्रक्टर की। नाउ द नेक्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू डू इज हाउ टू राइट द कंस्ट्रक्टर। Constructor. Let's take an example.
ऑफ द बेस क्लास। और भी फंक्शन होंगे, आई विल टॉक अबाउट कंस्ट्रक्टर ओनली। यहां पे कुछ मेंबर डेटा है, एक्स है, वाई है, ठीक। देयर इज अ कंस्ट्रक्टर, व्हाट काइंड ऑफ कंस्ट्रक्टर? लेट मी से इट इज डिफॉल्ट वन। यहां एक्स और वाई की कुछ वैल्यू इनिशियलाइज की जा रही है। बाकी जो भी इसमें होना चाहिए है। अब यहां पे एक इससे डिराइव क्लास बनाई गई, अदर फंक्शंस आर देयर। डिराइव क्लास बनाई गई, एक्सटेंड्स बेस। यहां पे एक मेंबर डेटा है जेड, ठीक। अब यहां जो कंस्ट्रक्टर बनेगा डिराइव्ड क्लास का, उसका नाम क्या होगा? डिराइव्ड। उसका नाम है डिराइव्ड। यहां पे हम क्या लिखेंगे? सुपर फंक्शन। हियर कम्स वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, सुपर फंक्शन। देन वी राइट जेड इक्वल टू वॉट एवर यू वॉन्ट। यहां पे मैंने 0 0 जरूर लिख दिया, और बाकी अदर फंक्शंस आर देयर। मेन के अंदर डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और हम इसको फर्दर यूज कर सकते हैं। और जो भी फंक्शन को कॉल करना है यहां पे कॉल किया जाएगा, दैट्स वे इट विल वर्क। इज दिस फाइन? सो लुक एट दिस, हियर दिस इज द क्लास बेस जिसका एक कंस्ट्रक्टर है, बाकी फंक्शन है। इंपॉर्टेंट पॉइंट कहां पे है? एक्सटेंड कीवर्ड लगाना नहीं भूलना है। डिराइव्ड क्लास से कंस्ट्रक्टर में क्या करना है? सुपर फंक्शन। व्हाट इज द रोल ऑफ द सुपर फंक्शन हियर? सुपर फंक्शन is used to call constructor of base class। बेस क्लास का क्या नाम है, इस सबसे हमें कोई लेना देना नहीं है। बेस क्लास का नाम तो यहां से पिक कर ही लेगा, एक्सटेंड के साथ बेस क्लास लिखा है, वो जान लेगा बेस क्लास कौन सी है। आपका ऑब्जेक्टिव है कि यहां पे डिराइव क्लास से कंस्ट्रक्टर में पहला स्टेटमेंट, माइंड दिस, पहला स्टेटमेंट हमेशा सुपर फंक्शन ही हो। इससे पहले आप यहां पे कुछ भी स्टेटमेंट नहीं दे सकती जो प्रोसेस वाला है, कमेंट को छोड़ के कुछ नहीं दे सकते। इवन यू कैन राइट कमेंट समथिंग लाइक दिस, दैट इज नो प्रॉब्लम, बिकॉज वो नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है। कोई भी एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट सुपर फंक्शन से पहले नहीं आ सकता है, इतना बात को ध्यान रखना है। अब जैसे ही ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, तो कंस्ट्रक्टर पहले एक चीज होती है जो कॉल होती है। कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन पता है आपको क्या होती है? कंस्ट्रक्टर इज अ फंक्शन हैविंग सेम नेम एज द क्लास नेम विच इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली एज सुन एज द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। सो एज सुन एज द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड इट विल कॉल द कंस्ट्रक्टर, ठीक। तो जैसे ड्राइव्ड के पास गया, ड्राइव्ड के पास जाते पहला स्टेटमेंट क्या है? सुपर, गो एंड एग्जीक्यूट दिस। तो ऑब्जेक्ट तो आप ड्राइव का बना रहे हैं, बट व्हाट कम्स इनटू मेमोरी फर्स्ट? विच कंस्ट्रक्टर विल बी एग्जीक्यूटिंग फर्स्ट? सो ऑलवेज द कंस्ट्रक्टर ऑफ द बेस क्लास विल execute first. If you want to test it, you can do that. If you want to test, just add a message over here. यहां पे कोई भी SOP डाल दीजिए, ठीक है। For example, you can write, okay, when you run this program, आप यहां पे एक मैसेज डाल दीजिएगा जब करिएगा घर में। यहां पे एक मैसेज कहीं पे भी बीच में भी SOP सुपर क्लास, सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर, कुछ भी मैसेज, और
इधर ये सुपर फंक्शन के बाद जो भी वो डालना उससे पहले डालोगे तो काम नहीं होगा। एसओपी डिराइव्ड क्लास कंस्ट्रक्टर, जिस वे आप चेक कर सकते हैं कि भाई कौन सा कंस्ट्रक्टर पहले एग्जीक्यूट होता है, सबसे पहले कौन सा एग्जीक्यूट होगा आपको पता चल जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन।